हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबों का झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए जो 2016 में जेटेट हुआ था और उसमें जो साइकोलॉजी मीन्स जो हमारा बाल विकास शिक्षा शास्त्र है उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, आज हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा ना देर करते हुए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? यहाँ क्वेश्चन आपको पहले समझना है। शिक्षा के स्तर में ह्रास, ह्रास मीन्स उसका जो शिक्षा का गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसका गिरने का कारण क्या है? जो शिक्षा का गुणवत्ता है वो खराब होने का या घटने का कारण क्या है? आइए ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा है छात्रों की लापरवाही, बी में है शिक्षकों की क्या है अपरंगतता, सी में है अभिभावकों की विचार मग्नता, और हमारा जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? इनमें से सभी। तो यहां आप जब ऑप्शन देख रहे हैं तो शिक्षा का ह्रास होने का कारण है कि बच्चे लापरवाही तो कर ही रहे हैं। जब बच्चे अपना पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो एजुकेशन लेवल है, उनका जो ज्ञान का स्तर है वो नीचे की ओर गिरेगी ही गिरेगी। तो ये भी होगा। शिक्षकों की अपरंगतता, तो शिक्षक अगर वेल ट्रेंड नहीं है तो वो बच्चों को सही शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये भी हमारा सही है। सी नंबर क्या है? अभिभावकों की विचार मग्नता। अगर अभिभावक अपने बच्चों के प्रति क्या वो जागरूक नहीं है, अपने बच्चों के प्रति, अगर बच्चे घर में आने के बाद, जब बच्चे विद्यालय जा रहे हैं इसके बाद अगर बच्चे घर में पढ़ाई नहीं कर रहे और अभिभावक उसके प्रति जागरूक नहीं है तो भी बच्चे का जो शिक्षा का स्तर है वो ह्रास होने का वो बहुत बड़ा कारण है। तो तीन जो ऑप्शन था वो तीनों सही है। और डी हमारा ऑप्शन क्या है? इनमें से सभी। तो ये सभी कारण हमारे शिक्षा के स्तर गिरने के कारण है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है? स्वांगीकरण का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑप्शन आइए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रतिपादन, बी में क्या बोला जा रहा है? चित्रण, और सी ऑप्शन है तुलना, डी में हमारा क्या है? आख्यान। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिपादन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा, और क्वेश्चन पहले हम समझते हैं, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? यहां पर दो शब्द दिया गया है, आपको इन्हें अच्छा से समझना है। लज्जा, लजना आप जान रहे हैं, शर्म करना, और गर्व करना, गर्व करना मीन्स आप उस पर क्या है, आपको वो चीज़ उस पर आपको गर्व है। तो ये भाव किस दशा में विकसित होता है? इस विकसित ये जो लज्जा का भाव है और गर्व का भाव है, प्राउड फील होने का भाव, कौन सा जो दशा है या कौन सा अवस्था में ये विकसित होता है, इसका डेवलप होता है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए में है शैशवावस्था, बी में है बाल्यावस्था, और जो हमारा सी ऑप्शन है वो किशोरावस्था, और डी में है यौनावस्था। तो दोस्तों, जितने भी हमारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, जितने भी हमारा शरीर से हुआ या फिर ज्ञान या फिर हमारा मानसिक विकास होता है, वो हमारा क्या है? शस्यावस्था से ही वो शुरू हो जाता है। और ये हमारा शस्य अवस्था ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में हम कोई भी चीज़ों को बहुत ही तेजी से ग्रहण करने की हमारे पास क्षमता रहता है, और हम बहुत ही तेजी से इस अवस्था में कोई भी चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर जो लज्जा एवं गर्व का अवस्था जो भाव है वो हम
उसका डेवलपमेंट कब होगा, वो हमारा शैशवावस्था में होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अब हम नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है। मूल्यांकन दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन को हम इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इवैल्यूएशन। तो ये किस रूप में सहायक है। ऑप्शन आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला जा रहा है, यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। बी क्या बोल रहा है, शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। और सी क्या बोला जा रहा है, शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। और डी क्या ऑप्शन है हमारा, इनमें से सभी। तो इसमें हमको जो ऑप्शन क्या होगा हमारा 34 नंबर का, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि जो हमारा मूल्यांकन का डेवलपमेंट है शिक्षक को किस प्रकार से वो हेल्प करता है, मदद करता है। तो शोध कार्य करके मीन्स, शोध मीन्स इन्वेंशन करना, खोज करना। तो ये इससे भी हमारा मूल्यांकन करने का जो प्रक्रिया है वो डेवलप होता है। साथ ही साथ शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करके भी वो क्या करता है, मूल्यांकन करने का जो प्रक्रिया है उसको विकसित करता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हमारे हैं, तीनों हमारे सही हैं। और डी ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या कह रहा है, इनमें से सभी। तो तीनों हमारे सही हैं। तो उसके अनुसार हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता है क्या है हमारा, बुद्धि और सृजनात्मकता क्या है। ऑप्शन आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला जा रहा है, धनात्मकता के रूप में वो संबंधित है। बी में है ऋणात्मक रूप से संबंधित है। और सी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। और डी ऑप्शन जो है, सृजनात्मक होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक क्या है, मान आवश्यक है। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता क्या है, वो एक धनात्मक रूप से संबंधित है। वो मीन्स वो पॉजिटिव, उसका जो रिलेशन है बुद्धि एवं सृजनात्मक मीन्स वो कभी भी नेगेटिव हमारा नहीं, वो एक धनात्मक रूप से वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि यहां जितने भी संगठन के नाम दिए गए हैं, जैसे कि यूनिसेफ है, यूएनएसको है, यूएनओ है और यूएनएससी है। तो यूनिसेफ और यूनेस्को और यूएनओ और यूएनएससी, इनमें से जो हमारा क्या शिक्षा से संबंधित संगठन पूछ रहा है, तो कौन सा हमारा शिक्षा से संबंधित संगठन है। तो इसमें हमारा जो शिक्षा से संबंधित संगठन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा। यूनेस्को का जो हमारा क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो यूनेस्को है ये एक ऐसा संगठन है जो कि क्या है, ये हमारा शिक्षा से संबंधित है। यूनेस्को का जो हमारा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इस प्रकार से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग जो यूनिसेफ है, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट अब 37 क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है। यहां पर हमारा हैबिट डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है। तो हैबिट का जो डेवलपमेंट होगा, आदत का जो विकास होगा, उसका उम्र क्या है, कौन सा उम्र में हमारा आदत या फिर हमारे जितने भी बिहेवियर है उनका विकसित कौन सा उम्र में होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है, बाल्यावस्था, बी में है जन्म, और सी में क्या है, सर्वदा प्रवहमान, और जो डी है वो क्या है, गर्भावस्था के दौरान। तो हमारा ये आदत का डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है। आदत का डेवलपमेंट कब होगा, हमारा आदत का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्योंकि जब हम बाल्यावस्था में रहेंगे उस समय हम सीखने लगते हैं और हम जो भी सीखते हैं वो हम अपने आदतों में शामिल करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा है उसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है दोस्तों। तो ये तो हमारा नेगेटिव ऑप्शन है। बी में क्या है, सदैव विकास सदैव रेखीय होता है। सी में क्या है, सी हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, यह एक असतत प्रक्रिया है। असतत ये भी एक नेगेटिव ही बात कहा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। डी में क्या बोला जा रहा है, विकास की सभी प्रक्रिया क्या बोल रहा है, अंतर संबंधित नहीं है। नहीं है मतलब ये नेगेटिव बात बोला जा रहा है। नेगेटिव बात बोला जा रहा है मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन वो होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। विकास है वो समान गति से नहीं बढ़ेगा कभी। वो जो विकास का जो गति है कभी मंद गति से भी होती है, कभी तेज गति से। सबसे ज्यादा तेजी गति से जो विकास होता है वो हमारा कौन सा अवस्था होगा, वो बाल्यावस्था में होगा। फिर बीच में हमारा जब हम किशोरावस्था में जाते हैं, इसके बाद हमारा विकास धीरे धीरे होने लगता है, मीन्स मंद में हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, बाल विकास एक प्रणाली है। बाल विकास क्या है, एक प्रणाली है। तो वो किस प्रकार का प्रणाली होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या बोल रहा है, धीमी तेज गति की। बी में क्या बोल रहा है, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई प्रणाली है। सी में क्या बोला जा रहा है, समान रूप में लगातार चलते हुए विकास की। और डी हमारा क्या बोल रहा है, प्रायिक विकास की। तो हमारा जो बाल विकास का प्रणाली है वो किस प्रकार का प्रणाली होगा।
दोस्तों आप इसका जो रिस्पॉन्स होगा, उसका जो आंसर होगा, आप कमेंट करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास हमारा किस प्रकार का प्रणाली, वो सतत है, क्रमिक और लगातार। विकास वो कभी रुकती नहीं है, वो विकास का जो क्रम है वो धीरे जरूर होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से रुकती नहीं, वो धीरे धीरे चलती है, लेकिन वो लगातार सतत रूप से वो चलते ही रहती है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा जा रहा है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। तो जो यौन पुरुष है वो स्त्री होने के जैविक गुणों को क्या करता है, संदर्भित करता है, लेकिन जो लिंग संदर्भित है उसको, लिंग किसको संदर्भित करता है। ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, स्त्री या पुरुष अथवा मातृ जो जाति है या फिर पितृ जाति है उसके होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण। बी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति के होने का सामाजिक रूप से निर्मित गुण। और सी में क्या है, लैटिन में स्वयं जैविक गुण। और हमारा डी ऑप्शन क्या है, चिकित्सा शास्त्र में मातृ जाति या पितृ जाति। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, आप लोग कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं, और मैं भी इधर से अपना जो सही आंसर होगा उसको आप लोगों के सामने बताता हूँ। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को करते हैं। हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं, तो कब कोई भी बच्चा को हम पिछड़ा कब कहते हैं, उनको कमजोर कब कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। तो निम्नतम अंक होगा या उसका प्राप्तांक जो है वो कम होगा, तो हम उनको उसके आधार पर भी बच्चे को कहेंगे कि यह बच्चा पढ़ने में कमजोर है, अर्थात वो पिछड़ा है। बी क्या बोल रहा है, वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा हो। सी क्या बोल रहा है, वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता है। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। तो एक क्या पिछड़ा बालक हम किसको बोलेंगे, पिछड़ा बालक या फिर कमजोर बालक हम किसको बोलेंगे। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिछड़ा बालक को हम कैसे पता लगाएंगे, उसको हम उसका जो प्राप्तांक है, साथ ही साथ उसका कक्षा में किस प्रकार से उसका परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर हम एक बालक को बोल सकते हैं या फिर जांच कर सकते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार से उसको एक मंदबुद्धि या फिर वो पिछड़ा बालक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। यहाँ क्या बोला रहा है, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए कौन सा हमारा जो परिवेश वो हमारा आवश्यक होना जरूरी है। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में है बैठने की समुचित व्यवस्था। बी में क्या बोल रहा है, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश। सी बोल रहा है सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति। और डी में क्या बोला जा रहा है, इनमें से सभी।
तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो जितने भी हैं वो हमें सभी परिवेश की ज़रूरत है, सहयोग करने की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ हमें शांतिपूर्ण का भी परिवेश का ज़रूरत है। और एक साथ बैठ करके अगर हम व्यवस्थित रूप से कोई भी बात को हम विचार विमर्श करते हैं तो उस प्रकार का हमें क्या हमें परिवेश का जरूरत है। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है। बच्चे का जो विकास है वो किसका परिणाम है। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हेरेडिटी। क्या बोलेंगे, हेरेडिटी। बी में है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। सी है अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया। मध्य में उसके बीच में अनुवांशिकता और पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो हेरिडिटी है उसके बीच में क्या, एक अन्योन्य क्रिया। और डी है आर्थिक कारक। तो बच्चे का जो विकास है उसका जो परिणाम है वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकास, अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया। तो बच्चे का जो विकास है, अनुवांशिकता उनका किस प्रकार है। अगर उनके पेरेंट्स कम हाइट के हैं तो उनके जो आने वाले वंश हैं वो भी कम हाइट के होंगे। अगर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो अगर उनके मम्मी या पापा वो उनका जो स्किन है वो गोरे चिट्टे हैं तो आने वाला बच्चा का भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनका बच्चा जो होने वाला है वो भी कैसे होगा, वो भी गोरा चिट्ठा है। मीन्स बहुत ज़्यादा वो अपना जो वांशिक है, अनुवांशिक है, उस पर निर्भर करता है। साथ ही साथ क्या हमें पर्यावरण भी हमारा विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हमें एक स्वस्थ पर्यावरण मिलेगा या वातावरण, हमें एक क्या संतुलित पर्यावरण मिलेगा तो हमारा विकास भी वैसे ही होगा। अगर हमारा जो पर्यावरण होगा, हमारा जो परिवेश होगा, उसमें अगर कोई भी अपराध कार्य होते हैं, किसी भी वैसे इलीगल काम होते हैं, तो जो विकास होगा उस पर्यावरण में या उस परिवेश में जो बच्चे होंगे वो भी किस प्रकार के होंगे, उसी पर्यावरण के अनुरूप होंगे, वो भी आपराधिक किस्म के बनेंगे। तो जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन सा है। कक्षा में जब बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं उसके दौरान उनके पढ़ाई को प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक हैं, दैट मीन्स जो बाहरी कारक हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए हमारा ऑप्शन है संवेग, भावुकता और जटिलताएं। बी है छात्रों की अभिवृत्तियां। और हम नेक्स्ट सी को देखते हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या है, लक्ष्य एवं अभिप्राय। और डी है संस्कृति एवं प्रशिक्षण। तो हमारा जो कक्षा का जो हमारा कार्य है उसको प्रभावित वाले कारक कौन है, हमारे संस्कृति एवं प्रशिक्षण। वहाँ पर किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, वहाँ पर कैसे जो स्कूल का वातावरण है, साथ ही साथ वहाँ पर किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहाँ शिक्षा का जो शिक्षण और जो प्रशिक्षण का कार्य है वो कैसे दिया जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चा का जो विकास है वो किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को करते हैं। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण क्या समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण विषय है। ऑप्शन देखते हैं। ए में हमारा क्या है,
प्रबंधन, बी में है कुशल प्रशासन, सी में क्या है योग शिक्षक और डी में क्या है इनमें से सभी। तो दोस्तों एक शिक्षण समझ के लिए जो हमारे क्रियाकलापों के लिए जो आवश्यक है वो हमारे क्या होंगे, ये जो प्रबंधन है, जो हमारा मैनेजमेंट है, साथ ही साथ एक जो प्रशासन है, वहाँ का जो रूल्स एवं रेगुलेशन है, वो भी हमें एक अच्छा वातावरण देने में बहुत बड़ा वो एक योगदान देते हैं। साथ ही साथ वहाँ का जो शिक्षक हैं, वहाँ के शिक्षक का जो एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है, उसका जो एबिलिटी है, वो कितने प्रशिक्षित हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक बच्चे का शिक्षा का डेवलपमेंट में। तो ये तीनों हमारा बहुत ही ज़रूरी है एक बच्चा को सही शिक्षा प्राप्त करने में। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर ये 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन 6 to 8 में जो सीडीपी से बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न किए गए थे, उनका ये क्या करवाया जा रहा है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप इस चैनल को दोस्तों तक भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक कमजोर छात्र है, अगर वो छात्र को हम उसके डेवलपमेंट में अगर ध्यान दे तो वो कमजोर बच्चा भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो एक शिक्षक का क्या रोल हो सकता है एक कमजोर छात्र को उसका जो डेवलपमेंट में, उसमें ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम कार्य करने के लिए उन्हें कहना। ये भी एक बहुत ही सही ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल ही करना चाहिए। अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो अच्छा काम के प्रति उसको शाबाशी देना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, बच्चा का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखते हैं, उन्हें पहले बेंच पर बिठाना चाहिए। सी क्या बोला रहा है, कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए। और डी क्या बोला जा रहा है, कक्षा में उन पर ध्यान ना देना। तो ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे विकास कैसे करेंगे, उनका मानसिक विकास कैसे होगा। तो डी तो हमारा होना बिल्कुल ही असंभव है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, आप इसका आंसर कमेंट करके भी दे सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे परफेक्ट और सही ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक कमजोर बच्चा को उसको आगे लाने के लिए, उसका विकास करने के लिए हमें जब बच्चा कोई काम करता है तो हमें समय समय पर प्रशंसा करना चाहिए और उसे और भी उस प्रकार के अच्छे काम करने के लिए उसको क्या बोलना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको मनोबल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतः। डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों, सबसे पहले डिसलेक्सिया बात करते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, ये डिसलेक्सिया एक ऐसा हमारा कारक है, ये एक ऐसा बीमारी है जो बोलने में दिक्कत करता है। बोलने से संबंधित एक क्या है कारक है। और ये जब हम कोई बोली या फिर कोई पठन का काम करते हैं तो वहाँ बोलने में दिक्कत होती है। तो ऑप्शन पहले देखते हैं। ए में है पठन की कठिनाई से, बी में है वचन की कठिनाई से, सी में है वचन और श्रवण की कठिनाई से, और डी हमारा क्या है, श्रवण की कठिनाई से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा, डिसलेक्सिया आप लोगों को क्या बोले, ये एक बोलने की बीमारी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पठन मीन्स जितना भी पढ़ने से संबंधित
कारक है वो पढ़ने से संबंधित ये एक प्रकार का बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है। छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया कराता है। व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए किस प्रकार से विद्यालय छात्रों को सुविधा मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुसृजित करना। बी में क्या बोला जा रहा है, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसूचित करना, छात्रों की बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। और सी में क्या बोला जा रहा है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयोग करना। और डी हमारा क्या बोला जा रहा है, विशेष विद्यालयों में मंद शिक्षार्थी कोष भेजना। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसृजित करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा ये 49 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों हमें शिक्षण अधिगम में व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन ए, समूह में शिक्षार्थी सदा बेहतर सीखते हैं। बी है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकाल इसे निर्धारित करते हैं। और सी क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को वह या फिर यह बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। और डी ऑप्शन है, शिशुओं का विकास विभिन्न रूप में होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित करते हैं। तो शिक्षक वो शिक्षण अधिगम का जो किस प्रकार से शिक्षा देना है, उनका जो प्रोग्राम है उसको कौन निर्धारित करेंगे, शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज का हमारा वीडियो है, तो दोस्तों आज के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट है यहीं तक हम आज का वीडियो को रखते हैं। और फिर से अगला जो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं अभी आप लोगों के लिए लाए हैं, आप लोगों को 2016 का और भी उससे पहले के जो भी प्रश्न होंगे उनको आपके समझ लेकर के आएंगे। और आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।